हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 का गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर का हम लोग परिचय 2 पार्ट में बनाएंगे। अभी जो हम लोग है वो पार्ट 1 करेंगे, जिसमें कि हम लोग जो संख्याओं के बारे में है वो एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जानेंगे। सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में जानेंगे पहले पार्ट में। मान के चलते हैं कि यदि आप में से वैसे भी होता है, अक्सर देखा गया है, बहुत से बच्चों को जो है जो छोटे छोटे चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो जानकारी नहीं होती हैं, और जिसके जानकारी बगैर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा भी नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट 1 में एकदम बिल्कुल बेसिक से संख्याओं के सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, इस तरह से सारे संख्याओं के बारे में एकदम वास्तविक संख्या तक तमाम संख्याओं के बारे में हम लोग इस पार्ट 1 में जानेंगे। ओके, उसके बाद पार्ट 2 में जो इस चैप्टर का वास्तविक संख्याएं, पहले चैप्टर का जो मूल चीजें हैं, पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। वो बात है पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे। पार्ट 2 में भी हम लोग काफी तमाम चीजें, बेसिक चीजें सीखेंगे। अभी जो हम लोग इस पार्ट 1 में सीखेंगे वो सिर्फ सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में। ओके, पार्ट 2 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप पार्ट 2 को भी आपको देखना जरूरी होगा, तो जरूर देखना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग इस पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे तो बता दिया ना क्या क्या पढ़ने वाले हैं। संख्याओं के बारे में, सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो शुरू। सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, है ना। चाहे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, या क्लास 9th में पढ़ रहे हो, क्लास 8th में पढ़ रहे हो, या फिर क्लास आप 7th में पढ़ रहे हो, है ना, तो आपको इन सभी संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, या हम लोग सीख लेंगे, जो बहुत ही जरूरी है। एकदम बेसिक से धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, प्रातीक, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक, इन तमाम संख्याओं के बारे में हम लोग आज पढ़ लेंगे, जान लेंगे। वैसे ज्यादातर हम में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा, आप में से ज्यादातर को पता होगा, फिर भी हम लोग इसको एक बार, अगर आपको पता है तो एक बार फिर से पुनः आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, नहीं जानते हैं तो हम लोग एक तरफ से समझ जाएंगे, टोटली इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो कॉपी और कलम लेकर के बैठना है, साथ में इसको लिखते चले जाना, ताकि आपको फिर से दोबारा इस वीडियो को न देखना पड़े। ओके, तो साथ साथ में कॉपी में लिखते चले जाना है, राइट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। धनात्मक संख्या हम लोग किसको कहेंगे, तो शून्य से बड़ी संख्या को, या धन का मतलब होता है जोड़, है ना, जोड़ चिन्ह वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम धनात्मक संख्या कहेंगे। जोड़ चिन्ह वाले संख्याओं को क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या कहेंगे, या फिर शून्य से बड़ी संख्या। तो जिसमें जोड़ का चिन्ह लगा होता है, जैसे हमने 4 लिखा, इस 4 में हम लोगों ने चिन्ह नहीं लगाया। असल बात यह होता है कि किसी संख्या के सामने यदि कोई चिन्ह न लगा हो तो वो होता है, उसका चिन्ह जो है जोड़ होता है। तो हमने इसके सामने में चिन्ह नहीं लगाया, इसका मतलब है कि ये जोड़ में, तो इसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। और धनात्मक संख्या जो है वो शून्य से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये 4 शून्य से क्या है, बड़ी है। ओके, आई बात समझ में। चलो, यानी कि हम अगर शून्य से बड़ी कोई भी संख्या को ले ले, अगर हम 0.1 ले लेते हैं तो ये भी क्या है, शून्य से बड़ी संख्या है कि नहीं।
हम 1/7 ले लेते हैं, ये भी शून्य से बड़ी संख्या है और इसका कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब जोड़ है, धन है, तो इन सभी संख्याओं को हम लोग धनात्मक संख्या कहेंगे। कोई भी संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 है ना, 7/5, 3/9, कोई भी संख्या ले लेंगे तो ये सारे के सारे क्या है, हमारा धनात्मक संख्या है। पुनः एक बार, जोड़ चिन्ह वाले संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या, या फिर ये कहें कि जो संख्या शून्य से बड़ी होती है, तो ये सारी क्या है, शून्य से बड़ी है, उन्हें हम धनात्मक संख्या कहते हैं। आगे बढ़े, ऋणात्मक संख्या हम लोग किस कहेंगे, जिस संख्या में घटा का चिन्ह हो, ऋण का चिन्ह हो, ऋण का मतलब घाटा, यानी घटाव वाले संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या कहेंगे। या ये कहें कि शून्य से छोटी संख्या को, जो संख्या शून्य से छोटी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो जिसमें भी, जिस संख्या में भी घाटा का चिन्ह लगा हो, वो शून्य से छोटी ही होती है। जैसे घटा 5 ले लिया, घटा 5 क्या है, ये शून्य से छोटी संख्या है ना। घटा 2 ले लिया, ये भी शून्य से छोटी संख्या है। घटा 0.1 ले लिया, तो ये भी शून्य से छोटी ही संख्या है ना। हमने घटा 2/3 ले लिया, घटा 7/9 ले लिया, ये सारे के सारे संख्या ऋणात्मक संख्या है। ओके, और ऋणात्मक संख्या हमेशा ही शून्य से क्या होती है, छोटी होती है। याद रहा। चलो, उसके बाद शून्य के विषय में हम बात करेंगे। तो ये जो शून्य है, न तो ये धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है, आप इसको याद रखना। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक संख्या है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, बढ़े आगे। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या हम लोगों ने समझ गया। धनात्मक संख्या, जोड़ वाले संख्याओं को धनात्मक संख्या कहेंगे, घटा चिन्ह वाले संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, उतार लो इसको। आगे बढ़े। शून्य को हम लोग ना तो धनात्मक संख्या कहेंगे और ना ही ऋणात्मक संख्या कहेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहेंगे जो 2 से भाग लग जाएगा। जिसे हम 2 से पूरी तरह से विभाजित कर सके, वही क्या कहलाएगा? सम संख्या। अब 2 से कौन कौन से भाग लगेगा? जैसे 2 है तो ये 2 से भाग लग न जाएगा, नहीं। 2 से हम इस 2 को हम अगर 2 से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक बार में पूरा पूरा कट गया, शेषफल शून्य आ गया। तो ये जो 2 है ये हमारा क्या है? सम संख्या। ऐसे ही 4, 6, 8, 10, 12 है ना, ये सारे क्या है? सम संख्या। ये सब के सब 2 से भाग लग जाएगा। अच्छा, ये छोटी छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या दिया हुआ है तो कैसे समझेंगे कि वो 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे 6, 4, 5, 8, 9, 7, 6, ये एक बड़ी संख्या है ना। कितनी संख्या है ये 64,58,976 हो गया। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं? तो हमें क्या करना है? संख्या के लास्ट में देखना है। ये जो बड़ी संख्या है, इस संख्या का इकाई अंक को देखना है। अगर इकाई की जगह पर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, इनमें से कोई भी अंक यदि इकाई के स्थान पर रहे तो हम कहेंगे कि वो 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित होगा मतलब वो सम संख्या है। अर्थात ये जो इतनी बड़ी संख्या है, ये क्या है? सम संख्या। क्यों? क्योंकि लास्ट में 6 है और ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको 2 से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका शेषफल 0 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया सम संख्या। और विषम संख्या, जो संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, क्या लिखिए? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः यानी पूरा पूरा है ना विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या।
आगे समझ में, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इसी तरह से अनेकों संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं जो है 2 से विभाजित नहीं होगी, है ना। विभाजित होगी लेकिन पूर्ण रूप से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। होगा भी, अगर 2 से काटेंगे भी तो ये दशमलव में कटेगा। किस में कटेगा? दशमलव में नहीं। जैसे हम यदि 1 को काटें, 1 को यदि 2 से भाग करें तो क्या हो जाएगा? नहीं चलेगा तो शून्य बार में चलाओगे, ऐसे भाग देते हो ना, फिर दशमलव लगाओगे, शून्य आ जाएगा और 5 दूनी 10 हो गया, है ना। तो देखो दशमलव में आया ना, दशमलव में नहीं कटना चाहिए। आप चाहे 3 किसी भी संख्या को काटोगे 2 से तो ये दशमलव में कटेगा, है ना। तो ऐसा नहीं, पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्या? विषम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या समझ में आ गया। सम संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा उसे हम सम संख्या कहेंगे, और जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई अंक यदि इन 5 में से कोई हो तो वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। ठीक, किसी भी संख्या का इकाई अंक लास्ट यानी शुरुआत वाला अंक यदि इनमें से 2, 4, 6, 8 और 0 रहे तो वो सम संख्या, और इनमें से कोई रहे तो वो विषम संख्या। कोई दिक्कत? सिंपल इतना समझना है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या, और जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको विषम संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को क्या कहेंगे? रूढ़ संख्या, यानी रूढ़ संख्या कहो या अभाज्य संख्या, किसको कहें? तो देखो यहां लिखें, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जो सिंपल भाषा में बोले तो जो किसी से कटता ही नहीं है, जो किसी से कटे ही नहीं। किस किस से कटेगा? तो सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। जैसे अगर हम 2 की बात करेंगे, 1 को छोड़ दो, इस 1 को हम लोग न तो भाज्य संख्या कहेंगे और ना ही अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, हाँ यहां लिख दिए हैं। 1 जो है न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तो 1 को छोड़ दो, 1 से आगे बढ़ो। 1 के बाद क्या है? 2। इस 2 की अगर बात करेंगे तो ये 2 किस किस से भाग लग सकता है? इस 2 को या तो हम 1 से भाग लगा सकते हैं, है ना, 1 से भाग दे सकते हैं 2 बार में, या फिर इस 2 को हम 2 से भाग दे सकते हैं, 2 एका 2। या तो 1 से भाग दे सकते हैं या फिर खुद से भाग दे सकते हैं, खुद 2 से। इसके अलावा और किसी से भाग नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इस 2 को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्लियर? ठीक उसी तरह से अगर हम 3 की बात करें तो ये 3 क्या किसी संख्या से विभाजित होगा? ये 3 किसी से नहीं कटेगा ना, केवल 1 से विभाजित होगा या फिर खुद से 3 से, है ना। तो इस 3 को भी हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? और यदि कोई संख्या खुद से और 1 के अलावा किसी और से भी कट जाए उसको भाज्य संख्या कहेंगे। तो 3 के बाद बारी आई 4, है ना। भाज्य संख्या के बारे में हम लोगों ने लिखा कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या कह लो, यौगिक संख्या कह लो, या फिर संयुक्त संख्या कह लो, बात एक ही है। ठीक, तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी, जैसे हम इस 4 की अगर बात करेंगे तो ये 4 1 से तो विभाजित होगा ही। 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना, एक और खुद से। उसके अलावा भी किसी और से कट रहा है, किससे? 2 से विभाजित हो रहा है। ये 4 1 से भी भाग लगेगा, विभाजित होगा, है ना, 2 से विभाजित होगा, 4 से तो होगा ही होगा।
तो एक और स्वयं के अलावा भी ये 2 से विभाजित हो रहा है, किसी अन्य से हो रहा है, तो इस 4 को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, उसी तरह से यदि हम 5 की बात करेंगे तो ये 5 किसी से भी विभाजित नहीं होगा, होगा नहीं होगा, 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं, तो ये 5 मेरा हो जाएगा क्या, अभाज्य संख्या। अब 6 की बात करेंगे तो ये 6 विभाजित होता है किससे, 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी, तो इस 6 को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। उम्मीद करते समझ में आ रहा है ना। अब अगर यहां 7 की बात करेंगे, 6 के बाद 7, 7 किसी से नहीं कटेगा, 8 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 8 मेरा भाज्य संख्या हो गया। 8 के बाद 9, संख्या को अगर हम देखेंगे ऐसे, एक को छोड़ के है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह से अनेकों संख्या है। तो ये जो 2 है अभाज्य संख्या हो गया, 3 अभाज्य संख्या, 4 मेरा भाज्य संख्या हो गया, 5 अभाज्य संख्या, 6 भाज्य संख्या, ये 7 अभाज्य संख्या हो जाएगा, 8 मेरा भाज्य संख्या हो गया, 9 भी मेरा भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि ये जो 9 है ना, क्या है, किसी न किसी संख्या से तो कट रहा है ना, 3 से कटेगा 9 मेरा भाज्य संख्या हो गया। 10, ये 10 भी भाज्य संख्या, क्योंकि 10 जो है 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है ना। अगर 11 की बात करेंगे तो ये 11 किसी से भी नहीं कटेगा। 12 की बात करेंगे तो ये 12 किसी न किसी संख्या से कट ही रहा है। 12 किस किस से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 3 से भी कट जाएगा, 3 4 12, 4 से भी कट जाएगा, 4 3 12, 6 से भी कट जाएगा, 6 2 12, नहीं है समझ में। उसके बाद इस 1 को हम लोग न तो भाज्य संख्या कहेंगे और न ही अभाज्य संख्या कहेंगे। याद रहे, सम संख्या विषम संख्या ये 2 अलग चीज है, और भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये 2 अलग चीज है। ठीक है, हम लोगों ने वहां सम और विषम संख्या में हम लोगों ने देखा कि ये जो 2 है सम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है ना। 2 हमारा क्या है, सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 8 10 ये सारे हमारे सम संख्या है। उसके बाद यहाँ विषम संख्या में 1 3 5 ये सारा विषम संख्या है। जैसे ये 9 हमारा विषम संख्या है। अब यहाँ जो है अगर बात करेंगे तो ये 9 हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, इसको थोड़ा कंफ्यूजन दूर करके रखना। अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटता है अभाज्य संख्या, और जो किसी न किसी संख्या से कट जाता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। इस 1 को छोड़ के, इस 1 को न तो हम भाज्य संख्या कहेंगे और न ही अभाज्य संख्या कहेंगे। इतना तक क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो देखिए थोड़ी देर। चलो अब हम देखेंगे सहअभाज्य संख्या के बारे में। पहले जान लेते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होता है। 2 संख्याओं को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहेंगे। अगर सिंपल भाषा में समझे कि यदि दोनों संख्या किसी से नहीं कटेगा, किसी से न कटे, तो उनको हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्या। यहाँ कुछ अलग दिए हैं, कहते हैं जिनका 2 ऐसी संख्याएं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, सामान्य गुणनखंड न हो। कैसे, ऐसे समझो। जैसे हम लोग एक संख्या ले लेते हैं 7, एक लेते हैं 7 और दूसरा ले लेते हैं 8। ये 7 और 8 में दो संख्या ले लिया। ये दोनों संख्या क्या किसी संख्या से कटेगा, किसी अन्य से नहीं, केवल 1 से कटेगा, है ना। तो इन दोनों का बोलेंगे इन दोनों का जो है ना 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे 7 का गुणनखंड अगर करें तो 7 गुना 1, और 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 गुना 1, यानी 7 और 8 इन दोनों में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसके अलावा और नहीं। तो इन दोनों ही संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों संख्या को सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे अगर दे दे आपको 19 और 23, 2 संख्या हो गया 19 और 23, ये दोनों ही संख्याएं
किसी भी संख्या से और नहीं कटेगा, तो इन दोनों संख्या को सहअभाज्य संख्या कहेंगे। दो ठो संख्या को सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे ही सहअभाज्य पढ़ने को आए, सीधा दिमाग में रखना है कि दो ठो संख्या होगी और वो दोनों संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ऐसे अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। दो लगातार संख्या को हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलेंगे, जैसे 7 और 8 दोनों लगातार है कि नहीं, ऐसा समझ में। या दो लगातार ना भी हो तो भी हम देखेंगे कि सिर्फ इतना होना चाहिए कि उन दोनों में जो है कोई किसी से ना कटे। दोनों सिर्फ और सिर्फ एक से ही कट सकता है, बाकी किसी से नहीं कट सकता है। ठीक, ऐसा समझ में। जैसे अगर ले लें 6 और 11, अगर ले लें, बोलो ये 6 और ये 11 क्या किसी से कटेगा? दोनों ही नहीं कटना चाहिए, या कटेगा? नहीं कटेगा। अगर हम 6 और 8 को ले लेते हैं तो फिर ये नहीं होगा। क्यों? ये दोनों जो संख्या है ये 2 से कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है, 2 से 8 भी कट रहा है ना। तो इन दो संख्या को सहअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, ऐसी संख्याओं को जो किसी से कटे ही नहीं। ठीक है, ऐसा किसी से मतलब ये दोनों नहीं कटना चाहिए। अगर वैसे अगर देखेंगे तो ये 6 हमारा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, वैसे नहीं। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये 8 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो उससे मतलब नहीं है। हमें दोनों संख्या को देखना है, क्या दोनों संख्या किसी और संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो वो दोनों सहअभाज्य संख्या हो गया। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या हम किसे कहेंगे? गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। गिनती कहां से शुरू करते हैं? 1 से। गिनती कहां से शुरू करते हैं? 1 से ही शुरू करते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। और हाँ, और इन प्राकृत संख्याओं के समूह को अब हम अगर लिखें 1 2 3 4 5, इस तरह से अनेकों संख्या, अनंत संख्याएं हो जाएंगे। उन सभी संख्याओं को तो हम लिख नहीं सकते, है कि नहीं। इन सभी संख्याओं के समूह को हम लोग n से निरूपित करते हैं, n से दर्शाते हैं। ठीक है, n अगर कहीं लिखा हो तो हम समझ जाएंगे कि ये प्राकृत संख्याओं के बारे में बात हो रही है। क्लियर? आया समझ में? चलो, हाँ, एक और बात, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? सबसे छोटी कहां से शुरू हो रही है? 1 से, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम लोग नहीं बता सकते हैं। राइट? बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अब सबसे बड़ी कितना है, पढ़ते जाएंगे, कोई अंत ही नहीं है, कितना ही पढ़ते जाएंगे। कोई बोलेगा सर 1 लाख सबसे बड़ी संख्या है, 1 लाख 1, 1 लाख 2। कोई बोलेगा नहीं सर 1 करोड़, तो 1 करोड़ के बाद भी तो पढ़ेंगे 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2। तो इस तरह से हम लोग प्राकृत संख्याओं के, यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम लोग नहीं बता सकते। हाँ, सबसे छोटी प्राकृत संख्या को बता सकते, वो क्या है? 1 है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, चलो। अब आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या हम लोग क्या किसको कहेंगे? जब हम इन प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिला दें, शामिल कर लेंगे। शून्य को यदि हम शामिल कर दें, तब ये जो संख्याएं हैं, अब ये जो हम लोग का समूह मिला, एक ग्रुप मिला, इस पूरे संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। और इस पूर्ण संख्याओं के समूह को हम लोग W से सूचित करते हैं। किससे दिखाते हैं? W से दर्शाते हैं। ठीक, अब एक बात समझो, ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारे के सारे पूर्ण संख्या में आ गया नहीं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ जी, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो क्या जवाब दोगे? पूछेंगे क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है?
तो जवाब क्या होना चाहिए? एकदम बिल्कुल सही बात, करेक्ट है ये। जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सब के सब पूर्ण संख्या है ना। अब इसका अगर ठीक उल्टा अगर पूछ दे, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है क्या? यदि पूछे जितना भी पूर्ण संख्या है, जितना भी पूर्ण संख्या है वो सब क्या है? प्राकृत संख्या है। तो जब ऐसा पूछे तो ऐसी बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शून्य मेरा पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या तो नहीं है। इसलिए पहला कहना सही है, जितना भी प्राकृतिक संख्या वो सब के सब क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अब आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या इससे रिलेटेड एकदम पूर्ण संख्याओं के समूह में, शून्य से शुरू किया हम लोगों ने, यह हमारा पूर्ण संख्या हो गया। इन पूर्ण संख्याओं के समूह में जब हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, घटा वाले संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याएं शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। आई बात समझ में? यहां से इधर प्राकृत संख्या है, यहां से ये पूर्ण संख्या है। अब जैसे ही इन पूर्ण संख्या में हमने इन ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया तो ये जो पूरा समूह मिला, ये हम लोगों का क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। और पूर्णांक के समूह को, पूर्णांकों को हम लोग जेड से दिखाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जेड से। ओके, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहां देखो, यहां जो है ना, हम जीरो से इधर अगर जा रहे हैं तो इधर बढ़ रहे हैं, इधर धनात्मक संख्या है ना, तो ये जीरो से इधर बढ़ रहे हैं। जीरो से बड़ा एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार, चार से बड़ा पांच, इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे ही हम इधर हो रहे हैं, इधर जब आ रहे हैं तो घट रहे हैं, है ना। जैसे तीन से छोटा दो, दो से छोटा एक, एक से छोटा शून्य, और शून्य से छोटा माइनस एक, माइनस एक से छोटा माइनस दो, माइनस दो से छोटा माइनस तीन, इस तरह से ये छोटा छोटा होते चले जा रहे हैं। अब यदि आपको इस यहां पूछा जाए कि बताओ जी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो क्या कहोगे? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बता सकते हो? बोलोगे सर जीरो, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जीरो। क्या जीरो है? जीरो से छोटा तो घटा एक है। अगर घटा एक बोलो तो घटा एक से छोटा तो घटा दो है। बोलोगे नहीं सर घटा 100, तो घटा 100 से छोटा कौन है? घटा 101, उससे भी छोटा है। इधर हम लोग जैसे जैसे आएंगे वो घटते चले जाएंगे, और इधर जैसे जैसे जाएंगे हम लोग उधर बढ़ते चले जाएंगे। तो पूर्णांक में हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी नहीं बता सकते और सबसे बड़ी संख्या को भी नहीं बता सकते। अब दूसरी बात ये कि हमने देखा जितने प्राकृतिक संख्या वो सारे के सारे पूर्ण संख्या हैं, और जितना भी पूर्ण संख्या है ना ये सारे के सारे जो है पूर्णांक है। देखो शून्य से ना ये सारे के सारे, यहां से ये पूर्णांक है ना, तो ये जितने भी पूर्ण संख्या है वो सारे के सारे क्या है? पूर्णांक है। प्रश्न कहें कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो क्या कहोगे? बिल्कुल सही बात कि जितना भी पूर्ण संख्या है वो सारे के सारे पूर्णांक है। लेकिन ठीक इसके उल्टा गलत हो जाएगा। अगर पूछा जाए जितना भी पूर्णांक है वो सारे पूर्ण संख्या है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी पूर्णांक बोले तो माइनस वाला भी आ गया, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे ये घटा एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। ऐसा समझ में? चलो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। ओके, बढ़े आगे। प्राकृत संख्याओं के समूह को n से दर्शाएंगे, पूर्ण संख्याओं के समूह को w से सूचित करेंगे, और पूर्णांक संख्या के समूह को हम लोग z से दिखाएंगे। चलो पूर्णांक तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। बस अब लास्ट परिमेय संख्या जानेंगे, अपरिमेय संख्या जानेंगे, उसके बाद वास्तविक संख्या जान करके संख्याओं के बारे में
लगभग क्या हम लोगों ने पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो देखेंगे परिमेय संख्या किसको कहेंगे। अगर परिभाषा की बात करेंगे तो बोलेंगे जिस संख्या को वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। p और q जो है ये पूर्णांक है और q हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसको तो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसको अच्छे से क्लियर कर लें। सिंपल समझोगे, बटा वाला संख्या, बटा वाला संख्या भिन्न वाला संख्या है ना, जैसे 2/5 बटा वाला है ना, बटा वाले संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहें कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला ये अंश मेरा p और ये नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो हर हमारा q, ये p और ये q, ये p और ये q ये दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो देखो ये दोनों पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है ना। 2 भी पूर्णांक है, इसके आगे 5 आएगा, वो भी पूर्णांक है हमारा, क्या कोई दिक्कत। और ये जो हमारा Q है बटा में हम लोगों का शून्य नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो परिमेय संख्या मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, नहीं आया, आया ना। कुछ और लेते हैं, यदि हमें दे दे घटा 3/2 ले लिया, घटा 3/2, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों, ये घटा 3 हमारा पूर्णांक है, ये 2 भी पूर्णांक है, तो ये p भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक। वही पूछा है, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 हमारा तो 0 नहीं ना है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलो अब यदि आपसे पूछा जाए बताओ ये 5 हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं, तो क्या कहोगे, ये 5 क्या है आपके अनुसार, क्या होना चाहिए, बोलो प्राकृत संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है या फिर पूर्णांक है या फिर परिमेय संख्या है, इन चारों में से क्या है बताओ। तो इनमें से ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर 5 मेरा प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या नहीं है, ऐसे बोलोगे। तो देखो ये 5 हमारा परिमेय संख्या है, इस 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/1, 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। तो ये 5 हमारा भी p बटा q के रूप में है, 5 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, p और q दोनों पूर्णांक हो गया और नीचे हमारा शून्य नहीं है। किसी भी संख्या का बटा में 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। जिस तरह से यदि किसी भी संख्या का के सामने अगर हम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब होता है वो जोड़ में है। जैसे ये 5 के सामने में हम लोगों ने कोई चिन्ह नहीं लगाया, नहीं लगाया, इसका मतलब है कि ये जो 5 है ये जोड़ में है, धनात्मक है, ऐसा समझे। तो ये 5 भी मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, शून्य के बारे में क्या ख्याल है, अगर हमने यहां 0 दे दिया, बोलो ये 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये शून्य भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम लोग शून्य को 0/1 या 0/2 या कुछ भी हम लोग 0 कुछ लिख सकते हैं। तो शून्य भी मेरा पूर्णांक है, 1 भी मेरा पूर्णांक है, तो p और ये q ये दोनों ही पूर्णांक हो गया, बटा में शून्य नहीं है कि नहीं, ऐसा में ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे 2/0 ऐसा नहीं होना चाहिए, बटा में शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ये शून्य क्या है, क्या प्राकृत संख्या है, तो शून्य तो प्राकृत संख्या में नहीं आता है। शून्य हमारा पूर्ण संख्या भी है, शून्य हमारा पूर्णांक भी है और ये शून्य हमारा परिमेय संख्या भी है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हम लोगों ने यहां समझा, देखो ये जितने भी प्राकृत संख्या है वो सब के सब क्या है, पूर्ण संख्या है, और जितने भी पूर्ण संख्या है ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक हैं। अब हमने परिमेय संख्या के बारे में समझा, तो ये जितने भी पूर्णांक है ना ये सारे के सारे परिमेय संख्या भी है। क्यों,
इन संख्याओं के नीचे में घटा 3 के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है ना। इसको हम लोग घट बटा में 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। तो बटा वाला जो संख्या है वो परिमेय संख्या होता है। इस तरह से ये सारे क्या है, परिमेय संख्या भी है, कोई दिक्कत। अब आप ऐसा समझ सकते हो कि जितना भी प्राकृतिक संख्या वो सब के सब पूर्ण संख्या है, और जितना भी पूर्ण संख्या है ना वो सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है। और जितना भी पूर्णांक है ना वो सब के सब परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याओं को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जितना भी पूर्णांक है उसको हम लोग, उसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 तो रहता ही है। अगर हमें घटा 5 दिया है तो घटा 5 भी हमारा परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि हम इसको घटा 5 बटा 1 लिख सकते हैं, क्या होता ही है, तो p बटा q के रूप में हो गया। अब ठीक उल्टा हम नहीं कह सकते कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, हम ऐसा नहीं कह सकते। सभी परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वो पूर्णांक होता है, ये गलत बात। जैसे हम 2/3 की बात करेंगे, ये 2/3 हमारा परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि ये 2/3 जो है p बटा q के रूप में है, बटा के रूप में है, भिन्न के रूप में, इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है, ये कटेगा, तो ये पूर्णांक हमारा नहीं है। आया समझ में, परिमेय संख्या समझ में आ गया। चलो, यदि आपसे पूछा जाए 7/9, बोलो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्या जवाब होगा, बताओ। मन में सोच लिया तो बोलेंगे ये हमारा परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि ऊपर में p और नीचे में q, p बटा q के रूप में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये हमारा पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक, घटा 9 भी पूर्णांक, और बटा में जो है 0 नहीं है। क्लियर, तो परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब इन परिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग q से दर्शाते हैं। परिमेय संख्याओं के समूह को क्या करते हैं, q से दर्शाते हैं। अब ये जो है ना परिमेय संख्याओं के समूह हो गया। हमने ये मझली ब्रैकेट लगा, इसको क्या बोलते हैं, मझली ब्रैकेट, है ना। और इस ब्रैकेट को बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, और इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट कहते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं छोटे बच्चे की तरह है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये है p बटा q, परिमेय संख्या है। ये जो p और q है, ये p q हमने ये जो ऐसे e की तरह लिखा है ना, उसके बाद z लिखा है। z क्या है, हम लोगों ने अभी समझा, पूर्णांक है, यानी कि ये p और q जो है ना पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, है समझ में। पूर्णांक के सदस्य हैं, पूर्णांक है ये, ठीक है। इसको ऐसे एलिमेंट पढ़ते हैं, इज एन एलिमेंट इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं। तो हम ऐसा समझेंगे, ये जो p और q है क्या है, पूर्णांक है, ठीक। और ये q हमारा शून्य नहीं है। यहां हम लोगों ने शब्दों में लिखा है और यहां हम लोगों ने इशारों में लिख दिया है, ठीक। तो परिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या करते हैं, q से दर्शाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के ठीक उल्टा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे ये जो संख्याएं दी हुई है, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। पाई ये हमारा अपरिमेय संख्या है। आप में से ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है, ये तो परिमेय संख्या हो गया। हाँ, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन असल बात यह है कि इस पाई का मान 22/7 होता नहीं है, मान के चलते हैं। इसका असली मान कुछ और होता है, ठीक। ये 22/7 क्योंकि ये 22वीं पूर्णांक और ये 7वीं पूर्णांक, तो p बटा q के रूप में हो गया। ये हमारा परिमेय संख्या 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन ये पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, याद रहेगा। चलो उसी तरह से यदि हम
2 की बात करेंगे, √2 को हम लोग बोलेंगे सर इसको तो बटा में लिख सकते हैं, √2 को √2/1 लिख सकते हैं। वेरी गुड, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लिख तो दिया। लेकिन ये जो √2 है, क्या ये √2 पूर्णांक है? P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक ना होना चाहिए। एक तो हमारा पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में हम लोगों ने √2 देखा क्या कहीं? पूर्णांक में कहीं √2 आएगा? नहीं ना आएगा। समझ में आया? चलो, तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं? कुछ और भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हमने कुछ संख्या ले लिया, 1.5, 6, 3, 2, 4, 1, 0, 0, 2, 3, 5, 1, 7, 3, 9, 5, 7। अब हमने ऐसे डॉट डॉट कर दिया। अब इसके आगे और क्या क्या आएंगे पता नहीं, तो इस संख्या को भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसको हम लोग जो है ना P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में फिर, जैसे अगर हम क्लास 9th में पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें इससे रिलेटेड थोड़ा और हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। इन्हीं क्लास 10th में हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी जो हम लोगों ने इस वीडियो में जानकारी प्राप्त किया वो यहां तक जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या किसको कहेंगे? तो परिमेय और अपरिमेय इन सब को मिलाकर के वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्याओं को हम लोग R से दर्शाते हैं। यानी अब तक हमने जितने भी संख्याएं पढ़ी, जितने भी संख्याओं के बारे में जाना, वो सारे के सारे क्या है? वास्तविक संख्या है। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय है, साथ में वास्तविक भी है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय सबको मिला के क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आपसे यदि पूछा जाए कि बताओ जितने भी वास्तविक संख्या हैं वो सब के सब परिमेय संख्या है, क्या ये सही होगा? जितने भी वास्तविक संख्या हैं वो सब परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। परिमेय संख्या में वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है ना? हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी अपरिमेय संख्या है वो सारे के सारे वास्तविक संख्या है, जितने भी परिमेय संख्या है वो सारे के सारे वास्तविक संख्या है। अब ट्विस्ट, अब अगर आपसे पूछा जाए बोलो ये 5 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है या वास्तविक संख्या है, तो क्या कहोगे? तो बोलेंगे सर ये 5 ये सारे के सारे हैं, बस अपरिमेय को छोड़ के। 5 अपरिमेय संख्या नहीं है, बाकी सब है। प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है। अब बताओ क्या समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में तो जरूर आया होगा। अब पार्ट 2 में आप लोगों को इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या असल में पढ़ने वाले हैं उन चीजों के बारे में डिस्कशन और भी बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो तब तक के लिए इतना ही, बाय।